हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो फ्रेंड्स, आप सब कैसे हैं? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। आज की इस वीडियो में आपके पास लेकर आए हैं लिटरेरी टर्म्स। लिटरेरी टर्म्स का ये पार्ट 3 है। फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगी, अगर आपने हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। सो फ्रेंड्स, लिटरेरी टर्म्स में हमने मतलब मोस्ट इम्पोर्टेंट टर्म्स उठाई हैं जो जिनके एग्जाम्स में आने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। सो सबसे पहले विदाउट वेस्टिंग टाइम हम सबसे पहले पढ़ते हैं लिरिक। अब लिरिक क्या है? लिरिक है ये मतलब लिरिक बनाया लायरे वर्ड से, यानी कि जो इसमें क्या होता है, कोई भी एलिजी और बैलेड, ड्रामेटिक मोनोलॉग, सोनेट कुछ भी हो सकता है। तो उसको म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट के साथ गाया जाता है। जो भी मतलब ओड हो या बैलेड हो, कुछ भी हो, उसको अगर म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट के साथ गाया जाएगा तो वो हमारा लिरिक होगा। इसकी जो नेचर होती है वो क्या होती है, वो पर्सनल होती है, लेकिन ये जो मतलब नेचर में होता है ये पर्सनल होता है। सो इसकी पहचान यही है, जो म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट के साथ गाए और नेचर में पर्सनल हो, वही हमारा लिरिक्स होता है। मेन इसको याद रखना है, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट वही हमारा लिरिक्स हो जाएगा। जो सॉन्ग भी होते हैं वो भी इंस्ट्रूमेंट के साथ गाए जाते हैं, वो हमारे लिरिक्स ही होते हैं। सेकंड देख लेते हैं, सेकंड टर्म्स है हमारी ओड। अब ओड क्या है? ओड में किसी पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट को ग्लोरीफाई किया जाता है, यानी कि कोई कोई टॉपिक उठा लीजिए, कोई भी कोई स्पेशल पर्सन, कोई स्पेशल थिंग्स, उस उसको लेके उसके बारे में बहुत ही ज़्यादा ग्लोरीफाई, यानी कि उसकी बहुत प्रेज की जाती है, उसकी बहुत प्रशंसा की जाती है। अब जैसे आपको याद हो, ओ टू ग्रेशन अर्न। अब उसमें क्या है, ग्रेशन अर्न जो है उसकी बहुत ज़्यादा बढ़ा चढ़ा के तारीफें, उसके बारे में जिक्र किया गया, उसे ग्लोरीफाई किया गया है। अब ओड को क्या हुआ, ओड को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। एक पेंडारिक ओड्स, होरेशियन ओड और इरेगुलर ओड। तो बाद में क्या हुआ, जो हमारे पेंडारिक ओड और होरेशियन ओड थे, इन दोनों को मिला के क्लासिक ओड बना दिया। अब जो एक क्लासिक ओड है, इसके भी 3 पार्ट्स हो गए। इसके 3 पार्ट्स कौन से हो गए? स्ट्रोफे, एंटीस्ट्रोफे एंड एपोड। अब ये क्या है, इनको याद करना बिल्कुल इजी तरीका बताऊँ मैं तुम्हें। स्ट्रोफे मीन्स आगे, एंटीस्ट्रोफे मीन्स पीछे, एपोड मीन्स एक जगह पोज हो जाना, एक जगह खड़े होना। अब जैसे आपको याद हो, पुराने गानों में क्या होता था, जब हीरो एक बार आगे एक बार पीछे, जैसे कपल में डांस करते थे, एक बार आगे एक बार पीछे, फिर बीच में पोज होके गाना गाते थे। जहाँ तक मुझे याद आ रहा है, एक गाना था, दिल के झरोखे में तुझको बिठाकर। उस वाले गाने में यही शायद इसी गाने यही वाला पैटर्न है। एक बार उसमें जो कपल आगे जाते हैं, एक बार पीछे आ जाते हैं, और फिर बीच में पोज होके गाना गाते हैं। तो मेरा इस गाने को मतलब बताने का मतलब ये था कि जो जब वो आगे जाते हैं तो उसे बोलते हैं स्ट्रोफे, वो जब पीछे जाते हैं तो उसे एंटी स्ट्रोफे, और जब पोज होते हैं तो वो एपोड होता है। यही हमारा ओड है। आई होप आपको ये भी समझ में आया होगा। नेक्स्ट देख लेते हैं एंग्री यंग मैन। अब आप सोच रहे होंगे ये क्या है, ये भी हमारी टर्म्स ही है। अब एंग्री यंग मैन में क्या था, कुछ ब्रिटिश राइटर थे, उनका ग्रुप था। तो उन सब का क्या काम था, जो वो कोई जो हमारी सोसाइटी में कोई बिटरनेस होती थी उसके अगेंस्ट वो वर्क करते थे, समाज की कुरीतियों के खिलाफ वो आवाज़ उठाते थे। तो इसलिए उन्हें एंग्री यंग मैन बोला जाता था। तो उनका ग्रुप बना दिया कि भाई ये राइटर एंग्री यंग मैन है। अब उसमें कौन कौन से राइटर थे, जैसे कॉलिन्स हुए, जॉन वेंस हुए, किंग्सले हुए, जॉन अब्जर्न हुए। ये कई बार एग्जाम्स में ये पूछ लेता है, ये नहीं पूछता कि एंग्री यंग मैन टर्म्स क्या है, वो ये पूछ लेते हैं कि इनमें से कौन सा राइटर्स एंग्री यंग मैन है। 4 ऑप्शन दे देंगे, उनमें से कोई से राइटर का एक नेम दे देंगे। सो आपको इनके नेम भी याद कर लेने हैं। नेक्स्ट टर्म है हमारी
एंटागोनिस्ट। अब एंटागोनिस्ट क्या है? एंटागोनिस्ट को आप इसे विलन समझ लीजिए। किसी जैसे मूवी में विलन होता है ना, विलन का काम करता है, वही ये करता है। ये क्या करता है? हीरो के अगेंस्ट काम करता है। अब जैसे शेक्सपियर का ओथेलो है, उसमें जो इयागो है वो एंटागोनिस्ट है। अब मूवी में बताएं तो जैसे ओथेलो पे बेस्ड ओमकारा मूवी है, उसमें जो सैफ अली खान है शायद, वो इयागो का काम कर रहा है। एंड नेक्स्ट हमारी एंटीथेसिस। एंटीथेसिस क्या है? इसमें टू स्टेटमेंट्स अपोजिट स्टेटमेंट होती हैं। मतलब टू स्टेटमेंट शो कॉन्ट्रास्ट, यानी कि दो आइडियाज शो होते हैं, वो दोनों एक साथ मतलब ऐसे बताए जाते हैं कि उनमें आपस में शो होता है कि अपोजिशन है। एग्जाम्पल से आपको अच्छी तरीके से समझ में आएगा। जैसे कि क्या देते हैं कि जिसकी जैसे शादी है, शादी का टॉपिक है, उस पर कहेंगे जिसकी शादी हो गई वो भी परेशान है, और जिसकी शादी नहीं हुई वो भी परेशान है। तो इसमें क्या हुआ? टू स्टेटमेंट है और वो दोनों ही अपोजिट है। तो जहाँ पे टू स्टेटमेंट शो कंट्रास्ट शो करें, वही हमारा एंटीथेसिस है, या एंटी यानी कि अपोजिट। सेकंड एग्जांपल देख लेते हैं। टू एरर इज ह्यूमन एंड टू फॉरगिव इज डिवाइन। यानी कि गलतियां इंसान से होती हैं, इंसान की फितरत है गलतियां करना, और लेकिन अब उन गलतियों को माफ़ कर देना दैवीय है। सो ये भी टू स्टेटमेंट हो गई और दोनों ही अपोजिट हैं। सो यही हमारा एंटीथेसिस होता है। नेक्स्ट टर्म है हमारी असाइड। अब असाइड क्या है? इसका असाइड का मूवी में बहुत ज़्यादा यूज होता है। इसमें क्या होता है? कमेंट मेड बाय द स्टेज परफॉर्मेंस दैट इंटेंड टू बी हर्ड बाय ऑडियंस, नॉट अदर कैरेक्टर। इसमें क्या होता है? ये इसे तो आप मान लीजिए जैसे ये हीरो है और ये है अदर कैरेक्टर। माफ कीजिए, हंसना मत, ऐसे ही समझाने के लिए बना दिए। तो अब ये इसको इस पे किसी बात पे गुस्सा आ रहा है, हीरो को इसकी किसी बात पे गुस्सा आ रहा है। अभी इसके सामने तो कहना नहीं चाह रहा है, और यहाँ बैठे हैं सब ऑडियंस, और ये बताना चाह रहा है। अब ये बताएगा नहीं तो इनको कैसे पता चलेगा भाई मूवी में क्या चल रहा है? तो इसे बोलना भी पड़ेगा ही। तो ये साइड में होके कुछ बोलेगा, इसको नहीं सुनने का, जो ये अदर कैरेक्टर है इसमें मूवी में, ऑडियंस को सुनेगा वो। यानी कि असाइड से समझ लिए, यानी कि साइड होके कुछ बोलेगा जो ऑडियंस को सुनेगा और इसको नहीं सुनेगा। सो इसे समझने की ये आसान ट्रिक है कि असाइड मीन्स थोड़ा साइड में होके कुछ बोलना। तो वही हमारी असाइड होती है। इससे ऑडियंस को समझ में आ जाता है कि इसके मन में क्या चल रहा है, और जो मेन इसमें नोटिस रखना है कि अदर कैरेक्टर नहीं होता है। अब इसी के जैसा ये हमारा सोलिलोक, ये क्या होता है? अब इसको भी हम आपको समझाते हैं। इसमें क्या होता है? कैरेक्टर स्पीक टू हिमसेल्फ, देयर इज नो लिसनर। इसमें क्या है? अब ये जैसे ये हीरो है, वहाँ पे अदर कैरेक्टर था, ये यहाँ पे अदर कैरेक्टर नहीं है, लेकिन अब इसके दिमाग में बहुत सारे विचार आ रहे हैं, कोई कोई ख्याल आ रहा है, परेशान है किसी बात से। लेकिन यहाँ पे क्या है? जैसे मूवी चल रही है, यहाँ पे ऑडियंस बैठे हैं, सो अब इनको कैसे पता चलेगा कि इसके दिमाग में क्या चल रहा है? इसे बोलना पड़ेगा। तो ये जैसे बड़बड़ाएगा, कुछ भी बोलेगा, अपने जो माइंड में चल रहा है ये बोलेगा, लेकिन ये इन्हें सुनाने के लिए नहीं, अपने माइंड से ऐसे ही बोलेगा। बस ये कि इनको, ऑडियंस को पता चल जाएगा कि इसके माइंड में ये चल रहा है, और जबकि यहाँ अदर कैरेक्टर नहीं है, ये अकेला ही है, अपने आप से बात कर रहा है ये सोलिलोगी, यानी कि अकेला। जैसे हेमलेट जो हमारा शेक्सपियर का ड्रामा है, उसमें क्या है? इसका फेमस सोलिलोक है, टू बी और नॉट टू बी। यानी कि वो बहुत ज़्यादा, हेमलेट जो परेशान है कि क्या करूं क्या ना करूं। तो अपने माइंड के जो, उसके माइंड में जो विचार आ रहे हैं उनको शो करने के लिए वो
स्पीक टू हिमसेल्फ, अपने आप से बात करता है, जो ऑडियंस को सुनती है लेकिन अदर कैरेक्टर को नहीं, क्योंकि इसमें अदर कैरेक्टर होता ही नहीं है। नेक्स्ट हम देख लेते हैं बैलेड। अब बैलेड क्या है? ये एक छोटी सी पोएम होती है जिसमें छोटी स्टोरी होती है और बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में होती है। सो जैसे हमारा है ला बेले डेम्स, 12th क्लास में आपने पढ़ी होगी ला बेले डेम्स सेंस विदाउट मर्सी, वो बैलेड ही है। क्या है? वो स्टोरी है, उस मतलब पोएम है ना वो, लेकिन उस पोएम के अंदर पूरी स्टोरी वो जहाँ तक मुझे याद आ रहा है, वो एक राजा होता है, वो केव में जाता है, वहाँ एक उसे रानी मिलती है, वो शायद घोड़े पे जाते हैं, कुछ ऐसा है, याद नहीं आ रहा है मुझे। सो वो बैलेड है हमारा। एक हमारी बैलेड है द राइम ऑफ द एंसेंट मैरिनर, ये एस.टी. कोलरिज ने लिखी है। सो इसमें मतलब ये पोएम होती है, पोएम के अंदर एक छोटी स्टोरी होती है, सिंपल लैंग्वेज में होती है, वही हमारा बैलेड होता है। नेक्स्ट, ये बड़ा अजीब सा है लेकिन बहुत ही इम्पोर्टेंट है, बिल्डिंग, ये क्या है भाई? यानी कि डेवलपमेंट्री नॉवेल्स भी बोलते हैं इसे। अब जैसे कोई चीज़ ग्रोथ करती है यानी कि बिल्डअप होती है, बिल्डअप होता है ना उसमें वर्ड, तो उसी से ही इस वर्ड को निकाल लेना, बिल्ड अप, यानी कि कोई चीज़ ग्रोथ हो रही है यानी कि डेवलप हो रही है। डेवलपमेंट, जो नोवेल डेवलप, जिसमें क्या होता है, जैसे पहले किसी कैरेक्टर के बचपन की बात बताई जाती है, फिर वो मेच्योर हो जाता है उसकी, तो चाइल्डहुड से लेके मेच्योर तक की उसकी जो स्टोरी बताते हैं वही हमारा बिल्डिंग्स रोमन होता है। तो जैसे ये पहले बच्चा था, फिर बड़ा हुआ, फिर और बड़ा हुआ, तो क्या हुआ? डेवलपमेंट हो रहा है, तो वही हमारा डेवलपमेंटरी नोवेल हो जाएगा। से बिल्डंग्स यानी कि बिल्ड अप, इसे याद जोड़ लेना, आपको याद रह जाएगा। नेक्स्ट हमारी टर्म्स है ब्लैंक वर्स। ब्लैंक वर्स यानी कि अनराइम्ड पोएट्री। अब अनराइम्ड यानी कि जिसमें कोई राइम ना हो, राइम मीन्स कोई भी ले ना हो, बाद में कोई वर्ड, जैसे कि हमने बताया था आपको बैड, डेड, इस जो पोएम के लास्ट में वर्ड मिलते हैं ना, जरूरी नहीं है ऐसा कोई वर्ड लास्ट में मैच हो। सो वही हमारी ब्लैंक वर्स होती है। मतलब शेक्सपियर ने मोस्टली ब्लैंक वर्स में लिखे हैं। ब्लैंक वर्स को आयम्बिक पेंटामीटर में लिखा जाता है। आयम्बिक पेंटामीटर यानी कि 10 लाइन स्टैंजा। नेक्स्ट हमारी है कैथेसिस। अब ये क्या है? अब इसको कथारिसिस को आप कथा का रस समझ लीजिए। या अब कथा का रस क्या हुआ? जैसे कोई हमने भागवत कथा है, उसका रस क्या हुआ? बिल्कुल प्योरीफाई होगा ना, बिल्कुल। सो कैथारिसिस मीन्स प्योरगेशन ऑफ अनवांटेड इमोशन, स्पेशली फियर, पिटी, यानी कि अनवांटेड इमोशन यानी कि जिन इमोशंस की जरूरत नहीं होती, बेकार के इमोशंस, फियर, पिटी, इस टाइप के, इन सब से दूर प्योरगेशन हो जाना कैथारिसिस है। सो फ्रेंड्स, वीडियो को हम यहीं पे रोकते हैं। आज की वीडियो में इतना ही, और आपसे जल्दी नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू।